हेलो गाइस, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्न विथ आरती मैम में। जैसा कि आपको पता है कि हमारा फर्स्ट लेसन यानी बेसिक कॉन्सेप्ट जो था टेक्सटाइल एंड क्लॉथिंग का वो फर्स्ट चैप्टर लगभग कंप्लीट हो गया। तो अब हम एक एक चैप्टर का विस्तृत पढ़ेंगे। ठीक है, अब स्टार्ट सबसे पहले हम कपास से ही करेंगे। कपास सबसे इम्पॉर्टेंट चैप्टर भी है और इसके बारे में जो कि आपकी जो 19 में पेपर हुआ था टीजीटी का, इसमें से एक क्वेश्चन आया भी था कि शबनम कौन से रेशे का बना होता है, तंतु का बना होता है, कपास, लिनन या फिर, और 4 ऑप्शन थे। तो उसमें से जिसमें से सही था कि कॉटन सही था। ठीक है, कपास ही था, तो पहला आया हुआ क्वेश्चन यही था। और इन सब को पढ़ने से पहले आपको अगर सिर्फ बेसिक कॉन्सेप्ट के लिए, तो पहला चैप्टर उसमें मैंने बहुत ही शॉर्ट तरीके से लिखा है, तो उसको ज़रूर लर्न कर लीजिएगा। उसके बाद हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कपास, इसके इतिहास, तंतुओं की रचना, विशेषताएं। एक ही चैप्टर में इसको मैं ख़त्म करूँगी क्योंकि कई वीडियो बनाने से छोटे छोटे वीडियो और चैप्टर भी लगभग कंप्लीट नहीं हो पाता है। तो एक ही वीडियो में थोड़ा लंबा होगा, लेकिन पूरा चैप्टर आपका कंप्लीट और क्लियर भी हो जाएगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। कपास एक प्राकृतिक एवं विश्वव्यापी है। भारत में प्राचीन काल से ही इसका उत्पादन सर्वाधिक किया जाता रहा है। भारत को सूती वस्त्रों का जन्मदाता इसीलिए कहा जाता है। यहाँ पर भारत ने सबसे पहले उत्पादन इसका किया, या सबसे पहले माना जाता है कि भारत से ही इसके उत्पादन मिले हैं, तो इसलिए इसे जन्मदाता भी कहा जाता है। भारत को सूती वस्त्रों का जन्मदाता कहा जाता है। ठीक है, भारतवर्ष कपास की जन्मभूमि है। बौद्ध काल में, जब बौद्ध काल था, तो बनारस व ढाका बहुत ही कॉटन के लिए प्रसिद्ध स्थल है, जहाँ पर पहले से भी बनारस की साड़ियाँ जो हैं, और बनारस व ढाका अपने सुंदर वस्त्रों के लिए काफ़ी ख्याति प्राप्त स्थान है थे। ठीक, और देखिए ढाका की बनी हुई, मतलब जैसे पूछी भी जाती है कि ढाका की शबनम, अब्रवान, मखमल, ये कहाँ के दृष्टि से या कहाँ स्थल से, कौन सा स्थल से सब प्रसिद्ध थी। तो ढाका की बनी हुई शबनम, अब्रवान एवं मखमल अपने सौंदर्य की दृष्टि से अत्यंत अपूर्व थे, बहुत ही सुंदर थे। और आजकल क्या है, यूएसए कपास के उत्पादन में सर्वोच्च स्थान प्राप्त देश माना जाता है। कपास का 3/4 भाग यहीं प्राप्त होता है। ठीक है, मतलब जितना भी कपास होता है उसका 3/4 भाग, यानी लगभग आप जानते हैं 3/4 भाग यूएसए ही उत्पादन करता है इसका, यानी बहुत बड़ा भाग करता है। शेष जो है 1/4 में ही, 1/4 जो बचा हुआ है उतने में भारत हो गया, चीन, मिस्र, ब्राज़ील व फ्रांस आदि देशों द्वारा इसका उत्पादन किया जाता है। मतलब 3/4 कपास यानी बहुत ज़्यादा, और 1/4 में ही भारत, चीन, मिस्र, ब्राज़ील, फ्रांस आदि देश आ जाते हैं। और यूएसए प्रथम और भारतवर्ष द्वितीय, कौन किस नंबरिंग पर है ये भी याद रखिएगा कि यूएसए प्रथम है, भारतवर्ष दूसरे स्थान पर है, और मिस्र 3rd स्थान पर प्राप्त किया है। और मिस्र का स्थान कपास के उत्पादन में जो है 3य स्थान अवश्य है, परंतु जो उसकी गुणवत्ता की अगर दृष्टि से पूछता है तो ये सबसे सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। गुणवत्ता की दृष्टि से इसका कपास सर्वश्रेष्ठ है मिस्र का। ठीक है, और ऐसे प्रथम स्थान तो यूएसए का है, लेकिन गुणवत्ता की दृष्टि से मिस्र का है। इसके बीजों का तेल बनता है, जो कॉटन होता है इसके बीजों का तेल बनता है, जो साबुन बनाने के काम में आता है। कपास के बीज जो प्रायः बिनौले कहे जाते हैं, याद रखिएगा इसके बिनौले कहे जाते हैं, जो बीज होता है। ठीक है, बिनौले कहे जाते हैं, उनकी खली पशुओं को खिलाई जाती है। और अब बात करेंगे कपास की खेती कैसे करते हैं, यानी कौन सा वातावरण चाहिए इसके लिए, इसकी लंबाई कितनी होती है, इसकी चौड़ाई क्या होती है। तो ये क्वेश्चन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रहते हैं। तो कम से कम इतना आपको कॉटन के बारे में नॉर्मली इतना जानकारी तो होनी ही चाहिए। आप टीजीटी पीजीटी लेवल के टीचर बनेंगे तो इतनी जानकारी लगभग हर चैप्टर में आपका कहीं से भी क्वेश्चन पूछ सकता है। तो आपको इतनी मेहनत तो करनी पड़ेगी, तभी आप टीजीटी पीजीटी में आपका सिलेक्शन होगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। कपास की खेती। कपास की पैदावार के लिए उष्णकटिबंधीय जलवायु तथा काली व रेतीली मिट्टी उत्तम होती है। कैसी जलवायु? उष्णकटिबंधीय जलवायु। काली व रेतीली मिट्टी उत्तम होती है। काली मिट्टी में अधिक समय तक जल अवशोषित करने की क्षमता होती है, यानी बहुत देर तक उसमें जल अवशोषित करने की क्षमता रहती है, तो इस वजह से कपास की खेती के लिए अच्छी मानी जाती है। कपास के लिए काली मिट्टी। ठीक, कपास की अच्छी खेती के लिए 12 से 15 सेंटीमीटर तक की वर्षा तथा कपास की अच्छी खेती के लिए कितनी वर्षा तथा भूमि में
जो इसकी भूमि होती है उसमें नमक व गोबर की उपस्थिति मतलब अच्छे एक तरह से मानी जाती है, बन जाती है तो उसकी मिट्टी, तो उसमें नमक व गोबर की उपस्थिति आवश्यक है, यानी वो क्षारीय बना देता है जो उसकी मिट्टी के लिए आवश्यक होता है। ठीक है। बहुधा कपास के जो पौधे होते हैं उनकी लंबाई 36 से 144 सेंटीमीटर इसकी लंबाई होती है। बहुधा कपास की मतलब इतनी मानी जाती है, तो आपको इतना तो रटना पड़ेगा कि 36 से 144 होती है। सूती वस्त्रों की निर्माण प्रक्रियाएं मतलब इसका क्रम है, एक तरीके से हम कहते हैं कि उसमें पेपरों में आता है आपके अगर 10 स्टेप हैं तो 10 स्टेप में 3-4 स्टेप दे देंगे, इसको क्रम से लगाइए और ख़ास करके इसका इंग्लिश नाम ज़रूर याद कीजिएगा क्योंकि ये इंग्लिश में ही पूछे जाते हैं, हिंदी इसका आपको वहाँ पे नहीं मिलेगा और मिलेगा भी तो बहुत ही रेयर केस में। इसका अधिकतर पूरे जैसे कॉम्बिंग, कार्डिंग, स्पिनिंग, वेविंग, फिनिशिंग, ये गिनिंग, तो 3-4 में आपके 10 हैं लगभग, तो 10 में 3-4 आपको 4 ऑप्शन में रहेंगे या 5 रहेंगे, तो उसको कह देंगे क्रम से लगाइए, तो आपको उसको क्रम से ही लगाना पड़ेगा। तो इसलिए आपको इसका क्रम 10 है उसको आपको रटना पड़ेगा। ठीक है, इसका क्रम और इंग्लिश में रटिएगा। और जैसे आप याद करते हैं गिनिंग, तो ये भी चलिए कि गिनिंग होता क्या है, आगे इसके क्या उसमें बताया गया है, इसलिए क्रम इसका ज़रूर रट लीजिएगा। स्टार्ट करें। कोए पहला स्टेप है इसका, कोए एकत्र करना, गैदरिंग ऑफ पॉट्स, बिनौले निकालना, उसके बीज निकालना यानी गिनिंग करना, इंग्लिश नाम है गिनिंग। सिलाई ओटनी यानी बिनौले निकालने में ही इसके 3 स्टेप लगभग आ जाते हैं। पहले सिलाई ओटनी, रॉड एंड प्लैंक, शीशम, ये जो इसकी ओटनी होती है जिससे निकाला जाता है, शीशम, बबूल, सागौन, छड़, इसकी छड़ होती हैं, तो इन लकड़ियों की बनाई जाती है इसकी जो ओटनी होती है। हाथ ओटनी होती है, मशीन ओटनी भी होती है, अब तो अधिकतर मशीनी ओटनी से सारे काम होने लगे हैं, तो ठीक है। और गांठ बांधना, फर्स्ट क्या था, कोए एकत्र करना यानी गैदरिंग ऑफ पॉट्स, सेकंड क्या था, गिनिंग, और थर्ड क्या है, बॉलिंग यानी गांठ बांधना। जब उसके कोए एकत्र करके उसके बिलौने निकाल दिए जाते हैं फिर उसका हम बॉलिंग करते हैं, गांठ बांधना। ठीक। फिर 4th नंबर पर गांठ खोलना, आपस में मिलाना यानी ओपनिंग एंड ब्लेंडिंग, ओपनिंग एंड ब्लेंडिंग करना, खोलना और आपस में मिलाना अच्छे से ताकि कोई गांठ ना रहे उसमें, अच्छे से वो मिल जाए। और फिर इसके बाद क्या करते हैं, कार्डिंग करते हैं। फिर कॉम्बिंग करेंगे यानी इसको कॉक्ड स्लाइवर भी बोलते हैं इंग्लिश में। ठीक है, कंघी करना, कॉम्बिंग यानी पूछा जाता है ये एक पूछ भी लिया जाता है कि कॉक्ड स्लाइवर किसके बाद आता है या कॉक्ड स्लाइवर किसको कहा जाता है, क्या होता है, तो कंघी करना या कॉम्बिंग करना। ठीक। और फिर 7 नंबर पर स्लीवरिंग, फर्स्ट नंबर पर क्या था, गैदरिंग ऑफ पॉट्स, सेकंड नंबर पर गिनिंग, थर्ड नंबर पर बॉलिंग, 4th नंबर पर ओपनिंग एंड ब्लेंडिंग, 5 नंबर पर कार्डिंग, 6 नंबर पर कॉम्बिंग या कॉक्ड स्लाइवर, अब 7 नंबर पर स्लीवरिंग और 8 नंबर पर स्पिनिंग, कताई करना उसकी, और फिर वेविंग यानी बुनाई करना। इसमें सबसे ज़्यादा जो बुनाई है फेमस है कॉटन में, तौलिया, कटपाइल या लट्ठे, ये शादी बुनाई इसके लिए काफ़ी फेमस होती है। ठीक है। और परिष्कृत एवं परिसज्जा यानी फिनिशिंग, परिष्कृत एवं परिसज्जा फिनिशिंग, इसके ये हो गए इसके 10 स्टेप। और 10 स्टेप में आपको एक एक स्टेप अच्छे से किसके बाद क्या आता है, बहुत ही आसान है, बहुत ही अच्छे तरीके से याद भी हो जाएगा। ये गैदरिंग की पहले कोई एकत्र करना, जैसे आप जानते हैं कोई चीज़ को हम पहले एकत्रित तो करते हैं, गैदरिंग ऑफ पॉट्स, फिर गिनिंग करना, उसके भाई को वो हैं कोए, तो उसके फिर हम उसके निकालेंगे भी जो बीज अंदर रहते हैं, तो गिनिंग कर लेंगे। फिर ओटनी के द्वारा उसको किया जाता है। फिर बॉलिंग की जाती है यानी गांठ बांधना। आप स्टेप टू स्टेप अगर लर्न करेंगे तो आराम से याद हो जाएगा कि इसके बाद इसका क्या होता है, क्योंकि टेक्सटाइल एंड क्लॉथ में आपको टेक्सटाइल क्लॉथ कैसे बनता है ये आपको अच्छे से पता होना चाहिए। कपास, लिनन, ये सब एक स्टेप बाय स्टेप ही आपको याद करना पड़ेगा। और वैसे भी आपको पता है कि कॉटन का हमारे जीवन में कितना ज़्यादा उपयोगी होता है, कपड़े बनाने सभी चीज़ों में लगभग बहुत ही ज़्यादा उपयोग होता है। इसलिए कम से कम इतना इंटरेस्ट से पढ़िए इसको कि कपास कहाँ से मिला, कैसे हुआ, और इसके क्रम क्या क्या, कितने स्टेप में इसको बनाने में कितनी मेहनत लगती है। ठीक है, तो आगे हम इसके बारे में बात करते हैं।
ये 10 स्टेप हो गए, इसको अच्छे से रट लीजिएगा। इसमें मैंने जितने भी स्टेप लिखे लगभग सभी इंपॉर्टेंट ही हैं। आपको लगभग इसके जो ढाका की बनी हुई है, शबनम, अबरन, मखमल, ये भी रटना है कि कॉटन की ही बनी होती। ये पेपर में आ चुका है शबनम का, ठीक है। लगता तो रेशम है लेकिन होता नहीं है, कॉटन ही है इसका, ठीक है। अब हम इसकी बात करते हैं विशेषताएं। सबसे पहले हम इसके भौतिक विशेषताओं की बात करेंगे। कंपोजिशन यानी संगठन इसका किस चीज़ों का बना होता है। तो कपास जैसे कि आपको पता है वनस्पति जगत का है, तो इसमें क्या पाया जाता है, सेलुलोज। तो इसमें 40 से 90% तक का बना होता है ये सेलुलोज का। इसका रासायनिक सूत्र यानी कपास का रासायनिक सूत्र C6H10O5 है। अब अणुविक्षणीय रचना, इसकी माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर कैसे होता है, पूछ लिया जाता है। इसका अणुदैर्घ्य होता है, अनुप्रस्थ होता है, अणुदैर्घ्य में कपास कैसे दिखता है या अनुप्रस्थ में कैसे दिखता है, तो ठीक है। सबसे पहले हम बात करें रेशम सूखने पर इसमें प्राकृतिक ऐंठन आ जाती है, यानी जब आप इसको सुखवाते हैं तो प्राकृतिक रूप से ही इसमें काफ़ी ऐंठ जाते हैं, जिसे व्ययवर्त परिवलन कहते हैं। यानी जो ऐंठन आती है उसे ही व्ययवर्त परिवलन कहते हैं। यह परिवलन प्रति इंच 200 से 400 तक होती है। कितनी होती, 200 से 400 तक होती है। और भारत में कितनी होती है, 200 प्रति इंच होती है। नॉर्मली इसे 200 से 400 तक होती है इसकी परिवलन, लेकिन जो भारत में होती है कितनी, 200 प्रति इंच होती है। और यूएसए में 200 से 250 प्रति इंच होती है। भारत और यूएसए का याद रखिएगा, क्योंकि यूएसए तो फर्स्ट पे है, तो मतलब 200 से 250, भारत की 200 प्रति इंच। और टोटली अगर पूछा जाए कितनी होती है तो 200 से 400 तक इसका एवरेज है, ठीक है, भारत और यूएसए। और अणुदैर्घ्य, इसका अणुदैर्घ्य में कैसे होता है, चपटा, बल खाए हुए, यानी लय में एक तरीके से कहा जाए बल खाए हुए का चपटा और बल खाए हुए होता है। अनुप्रस्थ काठ में अगर हम देखते हैं तो कैसा होता है, लंबा नली जैसा दिखाई देता है। आप कभी देखिए बुक वगैरह में इसके फिगर बने हुए हैं, तो उसमें देखिएगा कि इसके काट कर इसको बताया भी गया है, तो एक बार इसका फिगर देख लेंगे आपके दिमाग में अच्छे से बैठ जाएगा, ठीक है। आगे बात करते हैं इसके लेंथ की, लंबाई। सभी वस्त्रोपयोगी रेशों में कपास के रेशे की लंबाई सबसे कम अर्थात आधे से 2.5 इंच तक होती है, ठीक है। आधे से 2.5 सेंटीमीटर तक होती है, यानी बहुत ही कम मानी जाती है। अगर रेशो में पूछा जाता है तंतुओं में सबसे कम लंबाई किसकी होती है, तो आप किसकी बताएंगे, कपास की। यानी आधे से आधा इंच, आधा सेंटीमीटर, इसकी समझिए कि बहुत ही छोटा हो जाता है। लगभग जो कृत्रिम बनाए जाते हैं वो काफ़ी लंबे बनाए जाते हैं, और सबसे लंबा रेशा रेशम का होता है। सबसे अगर पूछा जाता है कि प्राकृतिक जगत में किसका सबसे लंबा होता है तो वो रेशम होता है, लेकिन अगर इसका पूछा जाता है तो सबसे छोटा होता है। और अगर वनस्पति ही जगत में सबसे लंबा पूछा जाता है तो सबसे छोटा कपास होता है, सबसे लंबा लगभग लिनन होता है, ठीक है, लंबाई में। और तनाव सामर्थ्य की बात करें, टेंसिल स्ट्रेंथ, तनाव सामर्थ्य इसकी सबसे बहुत ही कम होता है, यानी भीगने पर ये 30% तक अधिक हो जाता है। अगर ये भिगो दिया जाए तो इसकी तनाव सामर्थ्य और भी बहुत ही ज़्यादा कम हो जाती है, टेंसिल स्ट्रेंथ, ठीक है। अब रंग की बात करें, किस पर रंग का क्या प्रभाव पड़ता है, कच्ची अवस्था में नाइट्रोजन आदि की उपस्थिति के कारण इसका रंग हल्का भूरापन लिए होता है। ब्लीचिंग करने पर इसमें पुनः सफ़ेदी आती है, यानी जब नाइट्रोजन आदि की उपस्थिति के कारण इसका रंग हल्का भूरापन लिए होता है। जब इसको पेड़ से या जब भी करा जाता है तब इसका भूरापन, क्योंकि इतना ज़्यादा से ब्लीचिंग तब कुछ किया जाता नहीं, प्राकृतिक रंग इसका हल्का भूरा रंग ही रहेगा। लेकिन जब इस पर ब्लीचिंग करके कई प्रक्रिया करके किया जाता है तो इसमें सफ़ेदी आ जाती, ठीक। चमक, लश्यर, अपनी प्राकृतिक चमक नहीं होती है। कुछ तंतुओं की जैसे अपनी प्राकृतिक चमक होती, मतलब वो जैसे रहते हैं उनकी प्राकृतिक चमक ही सफ़ेद होती है, पर इसकी अपनी कोई चमक नहीं होती, कोई प्राकृतिक चमक नहीं होती। इस पर क्रियाएं करके इस पर चमक लाई जाती हैं। पूछा जाए अगर कि प्राकृतिक चमक होती है तो कपास की नहीं होती, यानी कॉटन की अपनी प्राकृतिक चमक नहीं होती है। प्रत्यास्थता, इलास्टिसिटी, कपास के तंतु में प्रत्यास्थता का सर्वथा अभाव होता है, इलास्टिसिटी का इसमें अभाव होता है, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा फैलाया नहीं जा सकता है इसको। तो इलास्टिसिटी जो होती है, इसका इलास्टिसिटी इसमें देखिए हर एक उसका इंग्लिश नाम वर्जन ज़रूर याद कीजिएगा। लश्यर, इलास्टिसिटी, रेसिलेंसी एंड क्रीज, रेसिस्टेंस, इसमें इंग्लिश नाम क्योंकि उसमें आता है, पूछता है आपसे, प्रतिस्कंदता भी पूछ लेता है, पर इंग्लिश नाम और हिंदी नाम दोनों याद कीजिएगा, ठीक है।
तो इसमें इलास्टिसिटी क्या होता है, आभा होता है, इसका मतलब नहीं पाया जाता है। अब प्रतिस्कंदता या सिल्वर प्रतिरोधन यानी रेसिलेंसी एंड क्रीज, क्रीज आप सब जानते हैं ना, रेसिस्टेंसी, क्रीज एंड रेसिस्टेंसी, इसमें रेसे में प्रतिस्कंदता का अभाव पाया जाता है, यानी ये भी नहीं पाया जाता है। अब बात करते हैं हम ताप संवहन, हीट कंडक्टिविटी की। कपास के तंतु ताप के अच्छे संवाहक होते हैं। कपास क्या होते हैं, इसके अच्छे संवाहक होते हैं। ठीक। नमी सोखने की क्षमता, एब्जॉर्बेंसी कितनी होती है इसकी, नमी कितना सोख सकता है। कपास के बने जो सूती वस्त्र होते हैं नमी व आर्द्रता को शीघ्रता से अवशोषित करने की क्षमता रखते हैं। आप यूज करते हैं सूती वस्त्रों को, अच्छे से जानते हैं, कपड़े इसके बनाए जाते हैं तो पानी को अच्छे से अवशोषित कर ही लेते हैं। ठीक है, तो ये हो गया था इसका भौतिक। अब रासायनिक की अगर बात करें, हर एक जो भी आप पढ़ते चलिएगा उसको अच्छे से रटते चलिएगा। अभी मैंने स्टार्ट ही किया है, तो अगर जो भी मुझसे पढ़ रहे हैं तो वो एक एक चैप्टर को अच्छे से पढ़ते चलें ताकि हर चीज़ कंप्लीट और क्लियर होता चले उनका। पेपर के समय कोई प्रेशर ना रहे और अच्छे से जब याद रहेगा आपको, मैं रिवीजन भी अगर स्टार्ट करूँगी तो आप अच्छे से रिवीजन भी कर पाएंगे। जितनी मेहनत मैं कर रही हूँ उससे दोगुनी मेहनत तो आपको भी करनी पड़ेगी। तो इसलिए, क्योंकि सिलेक्शन आपको पाना है तो मेहनत भी आपको ही करनी पड़ेगी। ठीक है, उसके बाद हम रासायनिक स्टार्ट करते हैं। रासायनिक विशेषताओं में क्या क्या पाया जाता है, अम्ल का प्रभाव क्या पड़ता है। कपास का रेशा सांद्र अकार्बनिक अम्ल जैसे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल से पूरी तरह गलकर नष्ट हो जाते हैं। आम्ल क्षार का क्या प्रभाव पड़ता है, आप ऐसे भी अपने दिमाग में रिवीजन भी रूप में जब कुछ भी करते रहिए तो कपास के बारे में थोड़ा बहुत चीज़ें अपने दिमाग में चलाइए कि क्या होता है कपास, कैसे इसकी लंबाई, इसके कौन से वातावरण में इन्वायरमेंट क्या चाहिए होता है, लंबाई कितनी होती है। नॉर्मली चीज़ें आप भी इसमें क्षार और एसिड क्या इसका प्रभाव पड़ता है, तो ऐसे भी चीज़ें अपने दिमाग में थोड़ा बहुत चलाते रहेंगे तो याद करने में बहुत ही आसानी हो जाएगी। सिर्फ आप एक ही वक्त अगर सोचें हम इसको पढ़ लें और दिमाग बैठ जाए तो ऐसा नहीं होता, आपको एक बार नहीं 2-3 बार पढ़ना पड़ेगा इसको। ठीक है, तो इस अम्ल का क्या प्रभाव पड़ता है, सांद्र अकार्बनिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल से पूरी तरह ये गलकर नष्ट हो जाते हैं, यानी इन अम्लों का प्रयोग करने से ये कपास क्या होता है, नष्ट हो जाता है। क्षार का क्या प्रभाव पड़ता है, क्षारीय पदार्थ जैसे बोरेक्स, अमोनिया, कास्टिक सोडा आदि का सूती वस्त्रों पर कोई हानिकारक प्रभाव नहीं पड़ता, किंतु रंगीन जो कपड़ा होता है उसका भद्रंग हो जाता है। यानी इसका कोई क्षार का ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ता, बस जो रंगीन कपड़े होते हैं वो बेकार हो जाते हैं, यानी फेड हो जाते हैं। और ब्लीचिंग का क्या प्रभाव पड़ता है, घरेलू और सोडियम हाइपोक्लोराइड द्वारा सफ़ेद सूती वस्त्रों का ब्लीच किया जाता है। क्या किया जाता है, हल्के सूती वस्त्रों को ब्लीच किया जाता है, यानी ब्लीचिंग का भी इस पर ठीक कर सकते हैं आप। और क्षार का प्रभाव, ज़्यादा कपड़े वो नहीं होते हैं, लेकिन अम्ल का प्रभाव इस पर नहीं कर सकते आप कॉटन पे। ठीक, तो ये था आज का हमारा पूरा कॉटन। लगभग मैंने जितना पढ़ाया इसमें पूरा का पूरा इम्पॉर्टेंट ही है। आपको इतना लगभग तो आपको याद करना पड़ेगा, क्योंकि क्वेश्चन अगर आप पिछली बार का पेपर देखें तो काफ़ी डीप में भी पूछा गया था पिछले जो, और टेक्सटाइल एंड क्लॉथ से भी क्वेश्चन आए थे। इसमें काफ़ी जो मैं शॉर्ट भी इसके नोट्स दूंगी उसमें काफ़ी शॉर्टेड रहेगा, तो वो तो आपको बेसिक जो आप पूरा रटे रहेंगे उसके कहीं से भी क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा तो आप बता ले जाएंगे। तो जब वो प्रोवाइड कराऊंगी तो लगभग आपका जो ये विस्तृत पूरा और शॉर्ट नोट्स में पूरा आपका लगभग क्लियर हो जाएगा और इम्पॉर्टेंट ही क्वेश्चन पूरे रहेंगे। ये तो विस्तृत है, पूरा अच्छे से आपको पढ़ना पड़ेगा ताकि आप उसके बारे में समझ सकें, आपको आधा अधूरा ज्ञान ना रहे, पूरा ज्ञान होना चाहिए किसी भी चीज़ के बारे में, तभी आप एक टीजीटी के अच्छे टीचर बन पाएंगे। तो आज के लिए ये वीडियो यहीं तक। थैंक यू क्लास।